इससे पहले जो कुछ करवाया उसमें कोई डाउट है? नहीं पढ़ा भी था। ये लिंडमान का 10% नियम, हाँ ये हो गया था। ठीक है। हाँ और वातावरण क्या है, कितने हाँ पार्ट में डिवाइड किया हाँ, जाता ये है, जैसे कोई इसमें पार्ट्स में है। गोथ्रो कर लिया था, हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं। देखो पारिस्थितिकी उत्पादकता, ये सकल प्राथमिक उत्पादन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। निवल शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, सकल का मतलब ग्रोस, ठीक है, और निवल का मतलब शुद्ध नेट, ठीक है, जैसा इकोनॉमिक्स में बताया वैसे ही। एक निश्चित समय में और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधों के द्वारा निर्मित और संचित भोजन की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितने भी पौधे हैं, जितना वो भोजन बनाते हैं, जितना मतलब संचित कर पाते हैं, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक चीज और होती है। जैसे निवल शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या होगा, सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा। वो जो सकल प्राथमिक उत्पादन है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, उस दौरान वो श्वास भी तो लेते हैं, और उस दौरान जब वो श्वास लेते हैं उससे जो ऊर्जा खर्च हुई है, अगर उस ऊर्जा को हम सकल उत्पादन से माइनस कर देते हैं तो वो नेट उत्पादन प्राथमिक उत्पादन बोला जाता है, ठीक है, या निवल शुद्ध या प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन के प्रकार देखो क्या है। प्रकाश पोषित प्राथमिक उत्पादन मतलब प्रकाश से भोजन प्राप्त किया, हरे पौधे, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, ओनली प्रकाश की जरूरत है, अपने आप ये वो हो जाते हैं। रसायन पोषित प्राथमिक उत्पादन, यह महासागर उन क्षेत्रों या महासागर में या उन क्षेत्रों में होता है जहां सूर्य के प्रकाश की पहुंच नहीं होती। वहां ऊर्जा के रूप में सल्फर जीवाणुओं द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संयुक्त करके ग्लूकोज और सल्फर के यौगिकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की पहुंच कहाँ नहीं होती, समुद्र में नहीं होती, कहाँ? जो मछलियां फिर कैसे जिंदा रहती हैं? ज्योग्राफी में जब हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि देयर इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यू नो व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में प्रकाश की मात्रा होती है, ठीक है, और जहां प्रकाश की मात्रा होती है वहां भी उत्पादकता ज्यादा होती है। और लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हम नीचे चले जाएंगे, ओशन बेसिन में चले जाएंगे, वहां प्रकाश की पहुंच बहुत ही कम होती है, और यहाँ पर क्या होगा, भोजन की जो उत्पादकता है वो कम होगी, प्रकाश की रोशनी वानी होगी, तो रासायनिक जो जीवाणु होती हैं, सल्फर जीवाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संयुक्त करके, इनको मिला करके सबको ग्लूकोज और सल्फर के यौगिकों का निर्माण किया जाता है उन जीवों के द्वारा, ठीक है। मैं दिखाऊं आपको कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ है, और ये देखा हुआ है, समझिए, ठीक है। अब इसमें देखो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक और उनका वितरण। सूर्य प्रकाश की पहुंच प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की पहुंच नहीं है तो प्राथमिक उत्पादकता भी बहुत कम होगी, ठीक है। उपलब्ध सूर्य प्रकाश को भोजन में बदलने की पादप की क्षमता, उसकी क्षमता भी प्रभावित करेगी प्राथमिक उत्पादकता को। वर्षा की मात्रा और उसका वितरण, वर्षा की मात्रा भी प्रभावित करेगी, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता, भूमिगत जल का स्तर, मृदा की गुणवत्ता, उच्चावचीय दशाएं, ठीक है। ये जो प्राथमिक कारण हमने पढ़े हैं, कारक, 7 कारक, उपरोक्त भू जलवायु दशाएं पृथ्वी पर एक समान नहीं है। मतलब सूर्य का प्रकाश भी एक समान नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश एक समान होने का मतलब है इक्वेटर एरिया में सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पोलर एरियाज, उनमें सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी ना पड़ करके वो तिरछी जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी को पारिस्थितिकीय उत्पादकता के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के क्षेत्र, मध्यम पारिस्थितिकीय उत्पादकता के क्षेत्र, और तीसरे टाइप कहाँ चलेगी, निम्न पारिस्थितिकीय उत्पादकता के क्षेत्र। और उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता के क्षेत्र में विषुवतीय वर्षावन हो गए। विषुवतीय वर्षावन का मतलब
बारिश भी ज़्यादा होगी और वन भी हैं, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है और विषुवत एरिया में है तो मीन्स सूर्य का प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है। प्रवाल पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रवाल पारिस्थितिकीय तंत्र जो है ये क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महासागर में ऐसी जगह पर होगा जहां पर सूर्य के प्रकाश की पहुंच है और जैव विविधता ज़्यादा है। Yes. ठीक है। दलदल भूमि, Yes. दलदल भूमि में क्या होगा, ह्यूमस की कंटेंट ज़्यादा होगी। Yes. ठीक है। और आर्द्रता ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर ये मतलब विषुवत के एरिया में है तो उसमें और ज़्यादा डाइवर्सिटी वगैरह होगी। ठीक है। ज्वार नदमुख एस्चुरी, ज्वार नदमुख एस्चुरी का मतलब जहाँ पर मतलब मिक्स है ना वाटर, नदी का और जल का जो मिक्स वाटर होगा, मैंग्रोव्स वगैरह उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। मैंग्रोव्स को देख करके उसमें क्या होगा, फिर छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह। ठीक है। उत्पादकता ज़्यादा होगी, पशु पक्षी। ठीक है। ये ज्वार नदमुख में ऐसा होगा। और ज्वार नदमुख जो है वो एक मतलब एक बायोम और दूसरे बायोम के बीच का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है वो। ठीक है। और जहाँ पर भी संक्रमण क्षेत्र होता है ना वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। वो एक अलग प्रकार का बायोम बन जाता है फिर। आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, लगभग 4-5 हज़ार की किस्म के तो पक्षी मिल जाते हैं। पेड़ पौधों की तो बहुत न जाने कितनी किस्में मिल जाएंगी। ठीक है। और जैसे मैंग्रोव हो गए, मैंग्रोव जैसे मैंने बताया था दलदल भूमि में। ठीक है। डेल्टा के क्षेत्र में ये उच्च पारिस्थितिकी या उत्पादकता के क्षेत्र हो गए। मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र कौन से हो गए, जैसे घास का मैदान हो गया। दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। ज्योग्राफी में इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। झील तथा नदी, झील में आर्द्र भूमि या झील मान सकते हैं हम। ठीक है। और नदी में एस्चुरी का भी कुछ पार्ट आ जाता है इसमें। ये निम्न मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र हैं। शीत जल उद्वेलन क्षेत्र, ये शीत जल उद्वेलन क्षेत्र क्या होता है इसको बताओ। ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी हुई है, पढ़ी है, काफी बार पढ़ ली होगी, 1-2 बार तो रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है। टेस्ट वगैरह भी कई बार लगाए हैं। तो शीत जल उद्वेलन क्षेत्र क्या है, आया है कभी? ओशियनोग्राफी में क्या होता है कि इंग्लिश में क्या वर्ड है कोई? शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में अपवेलिंग, उद्वेलन को बोलते हैं अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग क्षेत्र। ठीक है। ये होता है शीत जल उद्वेलन क्षेत्र। ठीक है। मैंने आपको एक बार क्या बताया था कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर सॉफ्टवेयर वो मिल जाता तो। थोड़ा सा ओशियनोग्राफी की डिटेल्स बताऊंगा मैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता क्यों होती है। ठीक है। ये देखना है, ये इक्वेटर यहाँ से जाती है, इक्वाडोर है यहाँ, और इक्वाडोर इक्वेटर यहाँ से जाती है। इक्वेटर यहाँ से जाती है तो ये जो एरिया हो गया, यहाँ एक इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है। पृथ्वी इस तरफ घूम रही है, इक्वेटोरियल करंट। अगर पृथ्वी इस तरफ घूम रही है तो इक्वेटोरियल करंट बीच में है। ठीक है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी इसको बोल देते हैं हम। ठीक है। इसके ऊपर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या इस तरफ जा रही है। और जो इक्वेटोरियल करंट जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट वो इस तरफ जा रही है। ठीक है। ये ओशियनोग्राफी है कि इस तरफ की जो करंट जा रही है वो इस तट से टकरा करके वो इधर जाती है। ठीक है। और इधर जा करके ये ऐसे ऐसे जाते जाते गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। और फिर इस तरफ जाती है, यूरोप की तरफ चली जाती है फिर वो, और यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए यहाँ चली जाती है। यहाँ से फिर लेब्राडोर करंट आती है जो इसमें मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर एक बैंक मिलेगा जिसका नाम है जॉर्जिस बैंक। जॉर्जिस बैंक में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं। अब देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसमें। ठीक है। यहाँ से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, या इक्वेटोरियल करंट है, ये तीनों गर्म हैं। ठीक है। और गर्म होने के कारण
ये जब ऊपर चली जाती हैं मतलब पोलर एरियाज में जाती हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ तो ये गर्म है, और आपको पता है कि गर्म हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की तरफ। ऊपर उठती हैं। यहाँ जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ का ऊपर का जो पानी है ये इस तरफ जाता है। इस तरफ जाते टाइम इसके ऊपर का जो पानी है समुद्र के ऊपर का, पृथ्वी जैसे घूम रही है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। ऊपर का पानी क्या है, जब एक पार्ट से हट रहा है तो उसकी डेंसिटी एक पार्ट से कम होकर के दूसरे पार्ट में ज़्यादा बढ़ेगी। डेंसिटी अगर इस पार्ट में ज़्यादा बढ़ गई तो ये जो वाटर क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, और नीचे जाने के साथ जो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा। दिस इज कोल्ड शीत उद्वेलन अक्षेत्र। और शीत उद्वेलन अक्षेत्र जब ऊपर आएगा ना, वो नीचे से क्या लेकर के आएगा, नीचे से कंटेंट लेकर के आएगा, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर फिशेज। और दिस इज कॉल्ड जॉर्जिस बैंक, जो सिचुएटेड है ना वो इस एरिया में सिचुएटेड है, जॉर्जिस बैंक। ठीक है, और यहाँ से ये फिर यूरोप की तरफ जाएगी क्योंकि ये गर्म जल धारा है, और गर्म जल धारा है तो यूरोप में कभी भी यहाँ पर बर्फ नहीं होती। ठीक है, और यूरोप में अगर आपको पता भी चला होगा अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो इसी करंट के कारण है। ठीक है, और ये जॉर्जिस बैंक है। और यहाँ से जो करंट आती है वो लेब्राडोर करंट होती है, बैफिन आइलैंड, ये है बैफिन आइलैंड। यहाँ से जो करंट आएगी लेब्राडोर करंट है, लेब्राडोर करंट उसके साथ ठंडी करंट है वो मिल जाएगी, फिर इसमें जा करके ये पोलर करंट में बदल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, पोलर करंट जो है यहाँ से एक करंट और आएगी, वो करंट जब आएगी इस करंट को और ये दोनों करंट जब मिल जाएंगी ये इस तरफ मोड़ देगी इस करंट को। जैसे जैसे ये करंट इस तरफ मोड़ेगी ना तो ये पोलर एरिया से आ रही है तो ये करंट अब ठंडी हो गई, और जब ये ठंडी करंट हो रही है तो इसको शायद कोल्ड कैनरी करंट बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, कोल्ड कैनरी करंट बोलते हैं। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में एक चक्र बन जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और ये जो चक्र बन जाता है ना, अब ये जैसे इक्वेटोरियल एरियाज है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया होगा, इसमें जो जाइगोट बन गया ना, इसमें एक प्रकार की विशेष घास मिलती है जिसको बोलते हैं सारगैसोसी, सारगैसोसी ग्रास। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि शीत उद्वेलन अक्षेत्र कौन सा होता है। ठीक है, ये पता चल गया उष्णकटिबंधीय। वो इस सिर्फ इक्वेटर पर ही होगा, वो तो फिर इक्वेटर पे नहीं होगा, कहीं और भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता हो, जहाँ पर भी वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी वो कहीं पर भी होगा। ठीक है, अब घास के मैदान उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय, नाम से ही पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरियाज में, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट एरियाज में। ठीक है, जैसे ब्राजील में होगा कैंपोस हो गया, वेनेजुएला में लानोस बोला जाता है, अफ्रीका में सवाना बोला जाता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी मध्य एशिया में होगा, और प्रेरी कहाँ पर बोला जाता है, यूएसए प्लस कनाडा में जो घास का मैदान है प्रेरी, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ठीक है, देखो शीत जल उद्वेलन क्षेत्र बोल रखा है, बता रखा है मैंने। समुद्र का पानी है, देखो ये वर्षा हवा है, हवा इस साइड जा रही है, ऊपर का पानी ले गई हवा उस तरफ, लेकिन नीचे का पानी क्या करेगा, इसकी कमी पूरी करने के लिए ऊपर उठेगा। दिस इज कॉल्ड शीत उद्वेलन क्षेत्र। ये जमीन होगी, जमीन से टकरा करके। ठीक है, अब निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र क्या है, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, टुंड्रा एवं अल्पाइन क्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बर्फ वगैरह है, मरुस्थलीय क्षेत्र पेड़ पौधे ही नहीं है, सतत रूप से हिमाच्छादित भूमि जहाँ पर भूमि है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैंने बताया भी था शायद ज्योग्राफी में इसका कॉन्सेप्ट आया भी है। ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट को एक साथ मिला करके पढ़ना। विकास की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है, विकास की क्रमिक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया का मतलब क्रमानुसार, पहले ये फिर स्टेप ये फिर स्टेप ये फिर स्टेप ये, सीरियल कम्युनिटीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये रहा सीरियल स्टेज। ठीक है, चूंकि यह विकास की प्रक्रिया जैविक समुदाय से संबंधित है इसलिए इसे जैविक अनुक्रमण भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैविक अनुक्रमण भी कहते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया में एक चरम समुदाय का निर्माण होता है, यह हजारों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। मैं चरम समुदाय बताता हूँ, मैंने इसमें फोटो भी बना रखे हैं नीचे, डायग्राम्स वगैरह। ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था कि एक पहाड़ी जो होती है सबसे पहले उसके ऊपर जो एंडोग्राफिक एजेंट्स एंड एक्सोग्राफिक एजेंट्स ये काम करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। एक्सोग्राफिक जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं हम, वो क्या करती है, पहले तो एजेंट्स काम करते हैं वेदरिंग के, विंड, रनिंग वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, ये काम करते हैं।
ये क्या करेगा, धीरे धीरे वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ऊपर की चट्टान। वेदरिंग होने के साथ साथ चट्टान क्या करेगी फिर, बारिश हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स उसमें हो जाएंगे, वो पोरस बना देंगे उसको, धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगी, काई आ जाएगी, मोस एंड लीचन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, छोटी छोटी झाड़ियां हो जाएंगी, छोटी छोटी झाड़ी होने के साथ साथ फिर उसमें क्या पेड़ पौधे हो जाएंगे, और पेड़ पौधे जब उसमें आ गए ना, वो चरम समुदाय हो गया, ठीक है। ये होता है चरम समुदाय का निर्माण, और हजारों वर्षों में होता है ये, ठीक है। अनुक्रमण में संक्रमण कालीन अवस्था को सीरियल स्टेज कहते हैं। संक्रमण कालीन का मतलब अभी वो ट्रांसफर हो रही है, बदल रही है, वो संक्रमण काल है उसका, वो सीरियल स्टेज में है अभी, ठीक है। यहाँ के जीव को सीरल जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरल जीव। अब देखो इसमें क्या है, ये चट्टान है, नगन चट्टान, कुछ नहीं है इस पे। पायोनियर समुदाय आएगा। पायोनियर समुदाय का मतलब जो सबसे आगे रहता है, सबसे पहले वही आएगा। पायोनियर उसी को बोलते हैं, क्या, मोस एंड लीचन। इसके बाद क्या होगा, झाड़ी छोटी छोटी, वृक्ष आ गए। वृक्ष का मतलब गुल्म अवस्था, मतलब समूह में आ गया। अब एक दो था कहीं कहीं पर, ठीक है। अब यह गुल्म अवस्था में फिर वन आ गया, और ये चरम अवस्था होगी। और ये टाइम है जैसे बढ़ रहा है समय, हजारों साल के समय में चरम समुदाय पर पहुंचते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ तक की चरम अवस्था से पहले की और पायोनियर समुदाय के बीच की जो अवस्था है, ये सेरल अवस्था है, क्योंकि ये संक्रमण काल के दौरान होकर के गुजर रही है। ये चरम अवस्था होगी। अनुक्रमण की अवस्थाएं कौन सी हैं, न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब पहले केवल पहाड़ी होती है, कुछ नहीं होता उसमें, जमीन का केवल खाली पार्ट होता है। उसके बाद प्रवासन। प्रवासन का मतलब कुछ न कुछ आएगा, मोस एंड लीचन वगैरह। प्रतिस्पर्धा होगी स्थान के लिए, मोस आगे लीचन आगे, लीचन रहेगी, मोस रहेगी, या दूसरे भी जो झाड़ियां वगैरह, प्रतिस्पर्धा होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसे हमने वर्षावनों में देखा है कि ट्री कैनोपी इतनी हाई होती है कि नीचे प्रकाश की मात्रा नहीं आती, और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। ये प्रतिस्पर्धा होगी। स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होगी कि छोटे पौधों को उगने की जगह मिल जाए। संसाधन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जीवन के लिए संघर्ष होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब है जो सबसे ज्यादा कैपेबल पौधा होगा ना, वही जीवित रह पाएगा, बाकी पौधे नहीं जीवित रह पाएंगे, ठीक है। प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा उनका, ठीक है। स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण कब होगा, जब चरम समुदाय आ जाएगा, ठीक है, ये स्थिरीकरण होगा। अनुक्रमण के प्रकार, अवस्था के आधार पर प्राथमिक तथा द्वितीयक, अक्षेत्र के आधार पर धरातलीय या स्थलीय, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर देखो इसके प्रकार क्या है। प्राथमिक अनुक्रमण, जहां पहले कोई वनस्पति न हो, नए सिरे से वनस्पति का विकास हो, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे अभिनव जलोढ़ निक्षेप। अभिनव का मतलब नया, नया जलोढ़ निक्षेप हो गया उसमें। अभिनव बालू का स्तूप, नया बालू का स्तूप हो गया। अभिनव लावा प्रवाह का क्षेत्र, नया नया लावा इसमें। नवीन उमज्जित सागर नितल। ये नवीन उमज्जित सागर नितल मतलब नया नया नितल निकला है, नया नया कोस्ट बना है अभी, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण का होता है जहां पहले वनस्पति रही हो, परंतु मानवीय या प्राकृतिक कारणों से समाप्त हो जाती है, और नए सिरे से वनस्पति का पुनः विकास हो, तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पर मिट्टी डलवा रहे हैं, अपना कोई प्लाट ही हो खाली, उसमें छोटे छोटे पौधे हो या कुछ और हो, हमने काट दिया, मिट्टी डलवा दी, बिल्कुल खत्म सारी वनस्पति। थोड़े दिन के लिए मिट्टी ऐसे ही पड़ी रही, बारिश होगी, फिर से वनस्पति होना शुरू होगी, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में जल्दी होता है। जैसे वनाग्नि का क्षेत्र, ठीक है, पहले वन थे, अग्नि लग गई, वन बिल्कुल खत्म हो गए, फिर से वो आ गए, ये बहुत जल्दी होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, उसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, झूम कृषि का क्षेत्र, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हम खेतों में देखते हैं यूकैलिप्टस के प्लांट्स होते हैं, सफेदा जिसको हम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है, ठीक है, यूकैलिप्टस, और उसको हम काट देते हैं, वो जल्दी से ग्रो करता है, ठीक है। अक्षेत्र के आधार पर अनुक्रमण क्या होगा इसमें, धरातलीय अनुक्रमण। जब अनुक्रमण स्थल पर हो तो उसे धरातलीय अनुक्रमण कहते हैं। धरातलीय अनुक्रमण की निम्न अवस्थाएं होती हैं। नग्न चट्टान, कुछ नहीं होगा चट्टान पे, काई मोस लाइकेन, उसके बाद क्या आएगी, काई मोस लाइकेन, ठीक है। फिर झाड़ी, झाड़ी की अवस्था आ जाएगी। वार्षिक वनस्पति की अवस्था होगी, गुल्म समूह अवस्था होगी, चरम अवस्था होगी, ये सीक्वेंस चलेगा उसका। जलीय अनुक्रमण क्या होगा, यदि अनुक्रमण जलीय क्षेत्र में होता है तो उसे जलीय अनुक्रमण कहते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, आवृत्त बीजी हो गए, जड़ वाले जलो विद ग्लास घास हो गए, ठीक है, जल में डेवलप होने वाले जो घास, वो।
फाइटोप्लैंक्टन्स में ही आते हैं सारे, ठीक है। जलीय पादप हो गए, जलीय पादप भी फाइटोप्लैंक्टन नहीं होता है, एक समुद्री पौधे होते हैं, ठीक है। अनुक्रमण की अवस्थाएं ये हमने पढ़ी थी कि यह नवीन समुदाय पायोनियर के आने की प्रक्रिया थी, न्यूडेशन, कि न्यूडेशन है तो पायोनियर समुदाय आएगा। प्रवास है तो इसमें क्या बाहरी प्रजाति का प्रवेश होगा कि अभी पहले जो नहीं थी बाहर से आई है, यहाँ की नहीं है वो। प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा में स्थान और संसाधन के लिए आगंतुक और आक्रमणकारी समुदाय के मध्य की प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है और आक्रमणकारी समुदाय क्या होता है। इनको हम आईएस बोलते हैं, इन्वेजन एलियन स्पीसीज, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट इज इन्वेजन एलियन स्पीसीज। और एक है कैरेट ग्रास, आपने सुना भी होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं इसको। ये जो कैरेट ग्रास है इन्वेजन एलियन स्पीसीज है, दिस इज कैरेट ग्रास, ठीक है। ये देखा होगा नॉर्मल, ठीक है। इन्वेजन एलियन स्पीसीज है। जैसे प्रतिक्रिया, इस अवस्था में आगंतुक समुदाय अपने पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करके क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाते हैं वातावरण के साथ। स्थिरीकरण इस अवस्था में एक चरम समुदाय का निर्माण होता है जिसे जलवायु चरम समुदाय भी कहते हैं, ठीक है। जैव भू रसायन चक्र, ठीक है। और इसको कल डिस्कस करें या अभी करवाऊँ इसको, मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा है। फिर ये गैसीय चक्र हो गया, क्योंकि ये अलग प्रकार का वो टॉपिक आ गया है। चलो मैं बता देता हूँ कि हमें कल क्या पढ़ना है। जैव रसायन चक्र क्या होता है, इसे पोषक चक्र भी कहते हैं, इसे खनिज चक्र भी कहते हैं और इसे गैसीय चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक भी शामिल हैं। कुछ अपवादों के अतिरिक्त इसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों ही शामिल हैं। सभी चक्रों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, गैसीय चक्र और सादी चक्र। गैसीय चक्र कौन कौन से हो गए जो गैस से रिलेटेड है, जल चक्र, CO2 चक्र, O2 चक्र, NO2 चक्र, N2 चक्र, ये सभी पूर्ण चक्र होते हैं, कंप्लीट चक्र होता है इनका। अवसादी चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र हो गए, ये अपूर्ण चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र में 3 प्रक्रिया होती है। परिग्रहण, अपटेक कहाँ से हो रहा है, संग्रहण, रिटेंशन कहाँ से हो रहा है, विमुक्ति कहाँ से हो रही है, रिलीज कहाँ से हो रहा है, यह चक्र होगा। तो ये जो गैसीय चक्र है, गैसीय चक्र में हमें कौन कौन से चक्र के बारे में पढ़ना, जल चक्र, CO2, O2, N2 चक्र, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हम N2 चक्र को पढ़ेंगे, CO2 चक्र को पढ़ेंगे, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट एसिड रेन, ठीक है। वाई एसिड रेन इज कॉजिंग हार्म टू संगमरमर प्लेट्स ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो इट विल बी डिस्कस टुमारो।